प्रज्ञा सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल कोर्स की लेक्चर सीरीज को पढ़ रहे थे और साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं नाइलेट के ओ लेवल के साथ साथ नाइलेट ए लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए पाइथन लैंग्वेज का ये वीडियो लेक्चर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेक्चर को पूरे को केयरफुली देखिए, बहुत डीप में और बहुत तरीके से बनाए हुए, क्योंकि नाइलेट अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड कोर्स चलाता है और इसके कोर्स में वो सारी चीजें कवर होती है जो कि एक पाइथन प्रोग्रामर को आनी चाहिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं। फाइन फ्रेंड्स, तो हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज चलिए कुछ नया सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन में पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। अब उन जनरेशन को आज हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ने के लिए, इसको अच्छे समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हल्का सा छोटा सा आपको संक्षेप में समझा देती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रामिंग जनरेशन में मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमारी लैंग्वेज की जनरेशन चलती है, या मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी एक जनरेशन होती है। ठीक है, आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, यदि आप टीवी देखते हैं आजकल, तो टीवी की भी अपनी एक जनरेशन चली है। जब आप सबसे पहले टीवी देखते थे तो बहुत ही पहले, यदि आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा या दादा दादी से, तो उससे बहुत से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे जो कि ऐसे पर्दे में बंद होते थे। फिर टीवी चला तो वो थोड़ा सा बैक साइड उनका ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ होता था। फिर टीवी चले तो LCD आया, देन टीवी चले तो LED आया। तो इस तरीके से क्या चीज तो वही है, लेकिन उसकी जनरेशन चेंज होती गई। और जनरेशन क्यों चेंज हुई? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उनके कार्य करने के ढंग बदले, लोगों की पसंद बढ़ी, जिस अकॉर्डिंग लोग यानी पीपल जिस अकॉर्डिंग पसंद करते हैं, जो चीज चाहते हैं, जो क्वालिटी चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का क्या होता चला गया, डेवलपमेंट होता चला गया। इसी प्रकार से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जनरेशन चली है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फर्स्ट जनरेशन थी, उस जनरेशन में जो लैंग्वेज चलती थी वो थी हमारी कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब आपकी जो कंप्यूटर मशीन थी उसमें आपको सारा के सारा काम मशीन की कोडिंग से ही करना पड़ता था, यानी बाइनरी कोड के द्वारा ही आपको सारा के सारा काम परफॉर्म करना होता था। जैसे कि आपको एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए आपको इस तरीके से कोई भी नंबर है, सपोज 5 है, तो यदि आप इसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये कोड होता था 5 का और ये कोड होता था 10 का। ऐसे डिफरेंट कई सारे कोड है, मैं सारे कोड अभी आपको नहीं बता सकती। जब हम आगे इस वीडियो लेक्चर में जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इन कोड्स को बना सीखेंगे कि मशीन की लैंग्वेज में कोड किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जान लीजिए, जितने भी आप सभी लोग जानते हैं कि अनंत तक के नंबर होते हैं इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी नंबर्स के इन्फिनिटी कोड होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे कोड याद रखना सरल बात नहीं है। इसी कारण मशीन लैंग्वेज जब चलती थी उस दौरान वही लोग कार्य कर पाते थे कंप्यूटर से जो कि बहुत अच्छे जानकार होते थे, जिनको बहुत अच्छे से बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती थी, या जिनको बहुत अच्छे से बाइनरी लैंग्वेज आती थी। ठीक है, हर कोई मशीन लैंग्वेज में कार्य नहीं कर पाता था, यानी उस जमाने में कार्य नहीं कर पाता था जब मशीन की लैंग्वेज चलती थी। आज के जमाने में एक छोटे से बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी कंप्यूटर आ जाता है सिलेबस में, लेकिन उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वही लोग कंप्यूटर पे कार्य अच्छे से कर पाते थे जो सिर्फ और सिर्फ क्या जानते थे, मशीन की लैंग्वेज जानते थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यूजर है उसके लिए क्या आवश्यक है कि उसको मशीन लैंग्वेज अच्छे से आनी जरूरी है। ठीक है, अब दिक्कत बहुत आती थी इस समय, तो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, और जब टाइम आगे बढ़ा तो हमारे पास एक नई लैंग्वेज आई जो कि थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, देखिए जब हम मशीन लैंग्वेज में कोई भी कार्य करते थे तो मशीन लैंग्वेज में आपको सारा का सारा काम क्या मशीन की भाषा में करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 और 10 आपने 2 नंबर दिए। ठीक है, अब इन 2 नंबरों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अब ये ऐड कैसे करेंगे? आप तो मशीन को बताओगे नहीं कि तुम्हें ऐड करना है, प्लस करना है, तो मशीन कैसे करेगी? जैसे बहुत सीधा सा एग्जांपल, कैलकुलेटर आपके पास होता है। कैलकुलेटर जो एक डिवाइस है जिसके द्वारा मैथमेटिकल तरीके की सारी गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल है तो प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं, यदि साइंटिफिक है तो आप और भी कई तरीके की गणनाएं कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर से गणनाएं कब करेगा? जब आप उससे काम करोगे, आप उसको बोलेगे 2 + 3 तुम करो, तभी आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको 5 दिखाएगा।
यही होता है ना, ऐसा नहीं कैलकुलेटर अपने आप काम करने लग जाएगा। ऐसे ही आप सभी लोग जानते हो जब आपकी कंप्यूटर मशीन बनी थी, स्टार्टिंग में जब बनी थी, तब वो किसी इस पर्पज से नहीं बनी थी जिस पर्पज से आज आप यूज करते हो, आप इसमें व्हाट्सएप की चैटिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। कंप्यूटर मशीन का निर्माण हुआ था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से, ठीक है। तो जब सबसे पहले मशीन भाषा में तब कैलकुलेशन हम लोग यूज करते थे, अब हमें मशीन की भाषा में यूज करके और हमको क्या करना है, सबको जोड़ करना है। तो प्लस करने का भी एक यूनिक बाइनरी कोड होता था जो कि आपको याद रखना जरूरी होता था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से प्लस का कोड होगा, माइनस का होगा, इसी तरीके से डिफरेंट मल्टीप्लाई और भी जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस आप यूज करते हो सबके अपने अपने डिफरेंट क्या होते हैं, इस तरीके से बाइनरी कोड होते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी कोड भी याद रखना काफी दिक्कत होती है, मतलब काफी टिपिकल वर्क है सबको याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ा और टाइम आगे बढ़कर क्या हुआ, एक न्यू लैंग्वेज आई जिसको हमने बोला असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, जब असेंबली लैंग्वेज आई तब क्या हुआ, हमको कुछ कोड मिल गए जिससे हमारा कार्य सरल हो गया। कोड कैसे मिल गए, कोड कैसे मिल गए, कोड इस तरीके से मिल गए जैसे कि हमें एडिशन करना है तो एडिशन के लिए हमको एक कोड मिल गया, जैसे कि हमको करना तो 5 और 10 का एडिशन है, सपोज हमने 5 लिखा और इस तरीके से 10 लिख दिया, ठीक है। और हमें ऐड करना है तो ऐड के लिए हमें एक सिंबल मिल गया, क्या, ऐड नाम का, ठीक है। हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन नाम का एक सिंबल मिल गया, ठीक है। हमको कोई डाटा कहीं मूव करना है, जैसे कि मान लो 10 को ऊपर लिखना है, 5 को नीचे लिखना है, या कोई भी नंबर हमको मूव करना है ना, या मशीन की लैंग्वेज में जो भी हमने ये कोडिंग लिखी हुई है इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए भी कुछ कोड लगते थे जिसको हम एमओवी बोलते थे, यानी जो कि मूव करता था हमारा नंबर, ठीक है। अभी तो हमें इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यदि आपको दिक्कत आ रही है थोड़ा सा एमओवी को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे मुझे कोई भी गणना करनी है तो उसके लिए मुझे क्या हो गया, कुछ कोड मिल गए और इन कोडों को हम क्या बोलते थे, मेमोरी कोड, ठीक है। तो इन कोडों के मिलने से क्या हुआ, मेरा कार्य सरल हो गया। यदि मुझे एडिशन करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड, यदि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, ऐड, ठीक है। तो मेरा काम बहुत सरल तो नहीं हुआ, बहुत सरल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मशीन लैंग्वेज की तुलना में काफी हद तक मेरा ये काम सरल हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो थर्ड जनरेशन आई, और थर्ड जनरेशन में क्या बोला, थर्ड जनरेशन आई जिसको हमने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में काम और भी सरल हो गया, कैसे सरल हो गया, यूजर अपनी नॉर्मल जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अपने डाटा को लिख सकता है और उनकी गणना कर सकता है सीधे सीधे, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि हाई लेवल लैंग्वेज से गणना ही होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में तो कई सारे काम होते हैं, लेकिन कई सारे काम मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देख लीजिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी हाई लेवल लैंग्वेज तो आप पाइथन जब पढ़ेंगे तब डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज है तब क्या आप नॉर्मल जनरली आप जब नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं उन सेंटेंसों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको 5 जोड़ना है तो आपने लिख दिया 5, आपको प्लस करना है तो प्लस लिख दिया, आपको 10 जोड़ना है तो आपने 10 लिख दिया, ठीक है। मशीन ने भी आपको क्या किया, आंसर किस भाषा में दिया, हाई लेवल लैंग्वेज में दिया, ठीक है। इनमें मशीन जो आंसर्स थे वो आंसर भी किस में देती थी, मशीन की भाषा में देती थी, तो यूजर को समझना थोड़ा टिपिकल होता था, ठीक है। लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तब से काम हमारा बहुत सरल हो गया, इतना सरल हो गया कि आज फर्स्ट क्लास के बच्चे भी हमारे कंप्यूटर चला सकते हैं, ये सब किसकी देन है, हाई लेवल लैंग्वेज की देन है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि दो लोग जैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई छोटा सा लाइव एग्जांपल बताती हूँ, कोई दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों व्यक्तियों के साथ विशेषता ये कि दोनों व्यक्ति आपस में हिंदी में बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि दोनों व्यक्ति को हिंदी आनी आवश्यक है, ठीक है। यदि दोनों व्यक्तियों को हिंदी आती है, अच्छे से आती है, तो वो आपस में आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार जो आप मशीन लैंग्वेज में जब काम करता था, यूजर जब मशीन लैंग्वेज में काम करता था, तो देखिए मशीन तो मशीन की भाषा ही समझती है, ठीक है, वो सिर्फ बाइनरी कोड ही समझती है, 0 1
नॉर्मल, और उस जमाने में जो यूजर था उसको मशीन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, यानी मशीन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से वो कंप्यूटर में काम कर लेता था। तो यूजर को मशीन की लैंग्वेज आती है, वो बहुत अच्छे से बाइनरी कोडिंग वगैरह सब करना जानता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, डायरेक्ट मशीन से काम करवा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए जब असेंबली लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई, तब कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन कैसे चेंज हो गई, कंडीशन ऐसे चेंज हो गई जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई विदेशी कोई इंग्लिशमैन हमारे पास आया बात करने के लिए, ठीक है, कोई इंग्लिशमैन है जो कि बात करना चाहता है इस व्यक्ति से, और इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, हिंदी आती है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, दूसरा व्यक्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसको इंग्लिश भी आती हो और हिंदी भी आती हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इंग्लिश मैन की बातें सुन के हिंदी मैन को कन्वर्ट कर देगा, यानी हिंदी मैन को बता देगा, सॉरी इंग्लिश मैन की सारी बातें सुन के हिंदी मैन को बता देगा, और हिंदी जानने वाले व्यक्ति की सारी बातें सुन के वो इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति को बता देगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये काम होगा। अब इसी को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते क्या चीज है, देखिए असेंबली लैंग्वेज जब आई, सीधी सी बात है, जब असेंबली लैंग्वेज आ गई, थोड़ा एडवांस टाइम हो गया, तो असेंबली लैंग्वेज के बोलचाल हो गया, तो जो भी यूजर होता था, जो भी प्रोग्राम डेवलपर होता था, उसको कौन सी लैंग्वेज आती होगी, जैसे असेंबली लैंग्वेज। वो मतलब अननेसेसरी मशीन लैंग्वेज में इतने कोड सीख के क्या करेगा, जब उसके पास असेंबली लैंग्वेज आ चुकी है, नया जमाना आ चुका है, ठीक है, तो वो असेंबली लैंग्वेज जानता था। अब असेंबली लैंग्वेज जानता है यूजर, तो यूजर कौन सी लैंग्वेज जानता है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। देखिए कंप्यूटर तो एक मशीन है, मशीन चेंज नहीं हुई, उस मशीन के कार्य करने की टेक्निक्स हमने चेंज कर दी, ठीक है। कंप्यूटर तब भी मशीन थी, कंप्यूटर आज भी मशीन है, और कंप्यूटर आगे भी मशीन ही रहेगी, और कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, यानी जो प्रोसेस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानता था, जानता है, जानता रहेगा, और वो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, फाइन। तो देखिए मशीन लैंग्वेज यानी जो आपका सीपीयू है वो तो ये वाले इंस्ट्रक्शन समझता है, आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर मशीन है, वो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं जानती। मशीन है बेसिकली कंप्यूटर मशीन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा जानती है, वो ऐड सब आपने जो भी लिख दिया ये कंप्यूटर मशीन नहीं जानती। कंप्यूटर मशीन ऐड को आज भी कोड के रूप में ही स्वीकार करती है, ठीक है। तो जब असेंबली लैंग्वेज में यूजर काम कर रहा है, वो तो अपनी असेंबली लैंग्वेज नॉर्मल लिखेगा ऐड। अब कंप्यूटर मशीन इसको कैसे स्वीकार करेगी, कंप्यूटर तो ऐड का मतलब नहीं जानती, ठीक है। तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर बना, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर से इस मिडिल व्यक्ति की तरह, यानी जो मिडिल में यूज हो रहा है इस व्यक्ति की तरह एक ट्रांसलेटर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। मशीन से बात है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर द्वारा दिए गए असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जाकर मशीन की भाषा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ ये मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है। तो एक असेंबलर का यूज किया गया, एक असेंबलर सॉफ्टवेयर का यूज किया गया कब, जब असेंबली लैंग्वेज की जनरेशन आई, तब असेंबलर क्या करता था, सीपीयू के अंदर यूजर के द्वारा लिखी हुई असेंबली लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता था, ठीक है, फाइन, समझ में आया, ठीक है। फिर टाइम और भी आगे बढ़ा, तो आपने देखा हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जो कि यूजर के लिए तो बहुत सरल है, यूजर तो आराम से 5 लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, 10 लिख रहा है, उसको आंसर भी मिल रहा है। लेकिन कंप्यूटर मशीन आज भी हाई लेवल लैंग्वेज के टाइम पे भी वो ना 5 जानती, ना 10 जानती, ना प्लस जानती। कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो आज भी कौन सी लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज जानता है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, जब यूजर, जो आज के टाइम में यूजर है, उनको वो मशीन की भाषा में काम क्यों करेंगे, क्योंकि जब उनके पास डायरेक्ट जब सुविधा अवेलेबल है तो मशीन की भाषा क्यों सीखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर तो जो सीपीयू है वो तो आज भी मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है, और यूजर अपनी इस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। अब यूजर इस लैंग्वेज में कंप्यूटर से काम करेगा, तो कंप्यूटर उसको मशीन की भाषा में कैसे समझेगा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है, और सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर, और कंपाइलर के साथ एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर।
को असेंबली लैंग्वेज आती थी, लेकिन कंप्यूटर को तो तब भी मशीन भाषा ही समझ में आती थी। तो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आया है जिसको हमने नाम दिया असेंबलर। फिर थर्ड जनरेशन आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम नॉर्मली अपने इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये यूजर के लिए तो बहुत सरल हो गया, लेकिन कंप्यूटर आज भी इस भाषा को नहीं समझता। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, दो सॉफ्टवेयर का, और उसमें से पहले का नाम है कंपाइलर और दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि हमारे असेंबलर क्या होते हैं और कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं असेंबलर क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए आप सभी को अभी मैंने बताया असेंबलर क्या होता है, जो कि असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर का यूज में आता था जब हम असेंबली लैंग्वेज यानी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में वर्क करते थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज किसकी थी? असेंबली लैंग्वेज की। और असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आपने मशीन लैंग्वेज देखी थी वो कहलाती थी एकदम लो लेवल लैंग्वेज, यानी सबसे पहले लैंग्वेज थी वो लो लेवल थी। उसके बाद जो लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज, उसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज जब हम लिखते हैं तो यूजर तो क्या लिखता है? डायरेक्ट ऐड लिख देता है, यानी असेंबली लैंग्वेज में जो कोड यूज होता है उस कोड को डायरेक्ट लिख देता है। अब ये कोड मशीन नहीं समझती, मशीन ऐड नहीं समझती, बाइनरी नंबर तो समझती है, लेकिन ये जो आपने ऐड लिख दिया यूजर ने, इसको मशीन नहीं समझती। तो इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? असेंबलर। ठीक है, अब इस असेंबलर ने क्या किया? सीपीयू यानी जो आपका कंप्यूटर मशीन समझती है उस भाषा में इस कोड को क्या कर दिया? उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसने बता दी यूजर कंप्यूटर को कि तुम्हें जो यूजर ने नंबर दिया है, नंबर हमने ये दिया और आपको मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर होते हैं, इनके डिफरेंट कोड है। ठीक है, ये 2 का है और ये 3 का है। अब ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप जान लीजिए कि असेंबलर ने क्या किया? इसको मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब कंप्यूटर की मशीन ऐड नहीं जानती, तो ऐड को उसने क्या किया? बता दिया असेंबलर की सहायता से। ऐड जो है, ऐड में जो भी एडिशन का कोड होता है जिसको यूजर कंप्यूटर समझता है यानी सीपीयू समझता है, उसमें उसने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब बात ये आती है कि जो असेंबलर है कन्वर्सेशन जो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी भाषा में, वो किस प्रकार करता है? तो देखिए असेंबलर दो प्रोसेस में वर्क करता है। 2 प्रोसेस बोल सकते हैं इसको आप, यहाँ आप इसको 2 प्रोसेस बोल सकते हैं, यहाँ आप इसको 2 पास भी बोल सकते हैं कि 2 पास में वो काम करता है। ठीक है, तो वो 2 प्रोसेस कौन सी होती है जो कि असेंबलर फॉलो करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब जब असेंबलर सॉफ्टवेयर बना तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बना वो किस लिए बना? ताकि असेंबली भाषा मशीन भाषा में कन्वर्ट हो सके। तो सीधी सी बात है, असेंबलर में कुछ ऐसी चीजें फिट की गई होंगी जो असेंबली भाषा को भी समझ सके और मशीन की भाषा को भी समझ सके। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया होगा ना, ऐसे काम नहीं करने लगा होगा असेंबलर, तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया होगा जो कि असेंबली भाषा को समझ सके और मशीन की भाषा को कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को तैयार करने में क्या किया गया होगा? ठीक है, तो जब आपका असेंबलर सॉफ्टवेयर तैयार किया तो इसको वर्किंग प्रोसेस के अंदर स्टोर की गई। वर्किंग प्रोसेस में क्या स्टोर किया? इस असेंबलर के अंदर बेसिकली क्या हुआ? एक सिंबल टेबल बनाई गई। जो असेंबलर आपका सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज कर रहे हो, बेसिकली इस असेंबलर के अंदर क्या है? एक सिंबल टेबल बनी है। ठीक है, इस असेंबलर सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंबल टेबल बनी हुई है। सिंबल टेबल में क्या है? जितने भी सिंबल ये जो न्यूमेरिक कोड आपके यूज हो रहे से ऐड है ना, ऐड है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के कोड क्या है? स्टोर है। ठीक है, और ये जो कोड है ये इन कोडों के मतलब स्टोर है। जैसे कि एडिशन है तो एडिशन का क्या मतलब हो गया? 0 0 1, जैसे मतलब एडिशन का कोड यहाँ पे स्टोर कर दिया। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन का जो कोड होता होगा वो स्टोर कर दिया। ऐसे सारी की सारी कोडिंग तो मुझे आपको बतानी भी इम्पॉसिबल है, और यदि मैं बताती हूँ तो आप अभी समझ भी नहीं पाओगे कि वो कोडिंग कैसे बनती है जब तक आप इन कोडिंगों को बनाना ना सीख जाओ। ठीक है, तो हम तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी बस जान लीजिए कि असेंबलर जो सॉफ्टवेयर बना उसमें क्या बनी? एक सिंबल टेबल बनी है, और उस सिंबल टेबल में क्या किया? असेंबलर में जो असेंबली लैंग्वेज में भी
कोड यूज होते हैं उन कोडों को इंक्लूड किया गया और उन कोडों का वास्तविक मतलब क्या होता है वो इस सिंबल टेबल में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो असेंबलर के अंदर ये सिंबल टेबल बन गई। अब असेंबलर किस प्रकार इनपुट जो भी यूजर ने लिखा है इनपुट यानी असेंबली लैंग्वेज में जो भी डाटा लिखा हुआ है जो भी कोड लिखा है उसको मशीन भाषा में कैसे कन्वर्ट करता है देखते हैं। पहली प्रोसेस में तो वो क्या करेगा, पहली प्रोसेस में वो क्या करता है असेंबलर कि आपने जो जो चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजें अपनी सिंबल टेबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, आपने जैसे 0010 लिखा है तो 0010 उसने अपने सिंबल टेबल में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आपने एडिशन लिखा है तो उसने एडिशन में डाटा को स्टोर कर दिया और एडिशन में सारी चीजें जो भी आपने 0011 लिखा है सारा का सारा डाटा उसने क्या किया अपने सिंबल टेबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब जब सिंबल टेबल में स्टोर कर लिया तो उसके लिए काम थोड़ा सा सरल हो गया असेंबलर के लिए। अब स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, अब वो प्रत्येक लाइन को फॉलो करेगा कि यूजर ने क्या क्या बोला है करने के लिए। स्टोर कर लिया तो उसको समझ में तो आ गया कि उसने एडिशन में स्टोर कर लिया कि भाई एडिशन स्टोर कर लिया, उसने नंबर स्टोर कर लिया, सब स्टोर कर लिया। अब असेंबलर को समझ में आ गया कि उसको वास्तव में प्रोग्रामर के लिए क्या वर्कआउट करना है। ठीक है, तो जैसे ही वो समझ गया कि एडिशन इसका मतलब ये होता है तो उसने सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। उसने सीपीयू को बोला कि भाई यूजर ने ये नंबर भेजा है, यूजर ने ये 2 नंबर भेजे और इस नंबर पे तुमको क्या करना है एडिशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो असेंबलर ने 2 प्रोसेस में काम किया यानी 2 पार्ट्स में काम किया। फर्स्ट पार्ट में उसने जो भी आप इनपुट लिखा हुआ था यूजर ने जो भी सोर्स कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन सिंबल टेबल में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद फिर उसने स्पेसिफाई किया कि इन सब का मतलब क्या होता है कि जो भी सेकंड प्रोसेस में जो भी इनका मतलब होता है वो मतलब वो सीपीयू को बता देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कंपाइलर क्या होता है ना, कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे असेंबलर आपने देखा कि असेंबलर के काम करने की 2 प्रोसेस होती है, ऐसे कंपाइलर के भी कार्य करने की 2 प्रोसेस होती है। ठीक है, कंपाइलर का यूज होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर क्या कर रहा है, आपने जो सोर्स कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट अपनी जो नॉर्मल इंग्लिश भाषा हम समझते हैं उसमें आपने कोड लिख दिया और ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मशीन के अंदर। और मशीन है जो कि सिर्फ बाइनरी कोड जानती है। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तब एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या है, कंपाइलर है। और ये कंपाइलर क्या करता है, जो यूजर के द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन कोड में यानी बाइनरी कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करवाता है। कौन, कंपाइलर। ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने के लिए, मशीन की भाषा में कन्वर्ट करवाने के लिए वो 2 प्रोसेस का यूज करता है। ठीक है, पहली प्रोसेस कौन सी है, देखिए जब आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी जो अभी बीच में पढ़ी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि आप इंग्लिश या नॉर्मल हिंदी लिखते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश या हिंदी लिखने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कौन सी चीज डबल इन्वर्टेड कोट्स में आएगी। ये सारी चीजें आप कोई सी भी लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश हिंदी या जो भी लैंग्वेज लिखते हैं, हर लैंग्वेज को लिखने का क्या होता है, नियम होता है। इसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी लिखने का अपना एक नियम है और उसी नियम को फॉलो हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको एडिशन करवाना है 5 और 3 का, तो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज का जब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो कैलकुलेटर की तरह से 5 और 3 लिख दोगे, वो कैलकुलेटर नहीं है बेसिकली, है ना। वो क्या है, मतलब आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं है। आप कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जब आप उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको 5 और 3 ऐड करवाना है तो सिंपल उसके लिए आपको कोड लिखना होगा, प्रिंट एज, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके चल रही हूँ, उसके आगे आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाने होंगे और सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको 7 की पावर 2 जानना है। ठीक है, तो 7 की पावर 2 यानी पावर जानने के लिए इसके अंदर सीधे से एक फंक्शन होता है। आपको अच्छा ये फंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जब आप प्रोग्राम पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको ये सारे फंक्शन मैं आपको सिखाऊंगी और इनको आपको याद रखना आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आप जान जाओ। ठीक है, मुझे 7 की पावर 2 का आंसर जानना है तो मैंने सिंपल एक फंक्शन लिख दिया और उसमें 7 2 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, हम जब सोर्स कोड लिख रहे हैं तो हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, गलती करना एक स्वाभाविक बात है, हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने कोड लिखा और कोड में मैंने कोई गलती कर, जैसे प्रिंट एफ ना लिखते हुए, जैसे मैं
का एग्जाम्पल बता रही हूँ। सी एक लैंग्वेज चलती है ना, सी के आगे पाइथन आती है, इसलिए मैं छोटा सा सी का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। सी में हम ऐसे प्रिंटफ लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे प्रिंटफ लिखते हैं तो बहुत चांसेस है कि भाई मैंने प्रिंट तो लिख दिया लेकिन एफ लिखना भूल गया। जैसे मुझे कोई भी चीज प्रिंट करवानी है सी में, तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए मुझे प्रिंट एफ लिखना होता है। ये मेरा कोड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि मुझे याद रखना होगा कि मुझे कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो मुझे प्रिंट एफ लिखना होगा। क्यों, कैसे, वो आप आगे देखना, ठीक है। अभी एक एग्जांपल। अच्छा, बहुत चांसेस है कि मैंने गलती कर दी, मैंने प्रिंट लिख दिया लेकिन एफ नहीं लिखा। बहुत चांसेस है कि मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। अब जहां पे मैं गलती कर दूंगी वहां पे मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा ये कोड कंप्यूटर स्वीकार ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास क्या अवेलेबल हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कंपाइलर क्या करेगा, मैंने जो भी गलती करी है वो गलती मुझे बता देगा, ठीक है। कैसे बताएगा? देखिए, जब भी कोई भी प्रोग्राम बनता है हाई लेवल लैंग्वेज में तो उसका एक नियम होता है। प्रोग्राम बनाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंपाइल करने का, ठीक है। वो आपको सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा वो भी हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी आप जान जाइए, जब भी आप कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कंपाइल नाम का, जो कि क्या करता है, आपकी कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। और ये कंपाइल कौन कर रहा है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये कंपाइलर क्या कर रहा है, सबसे पहला काम ये करेगा, जब आप कोड लिख देते हो तब इस कोड में कोई गलती तो नहीं है, यानी सिंटैक्स, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, इसको प्रोग्राम लिखने का जो नियम होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी हमने लैंग्वेज लिखी है इसमें हमने कोई गलत सिंटैक्स तो नहीं लगा दी, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, ये सारी चीजें कौन जांचता है? कंपाइलर। यानी कंपाइलर सबसे पहले फाइंड आउट करता है हमारी एरर्स, कि हमने क्या गलती करी अपने प्रोग्राम में, ठीक है। फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम, यदि हमने कोई भी गलती नहीं करी तो वो क्या करता है, पहला काम तो चेक करेगा कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। यदि हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा। यदि हमारा प्रोग्राम सही नहीं है तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो बार बार बताता रहेगा तुमने गलती करी, पहले इस गलती को सुधारो, ठीक है। तो गलती सुधार के हम अपना प्रोग्राम फिर दोबारा से सही कर देंगे। तो जब हमारा प्रोग्राम कंपाइलर सही करवा देता है तब वो सेकंड स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप में आके वो क्या करता है, जो भी हमने ये लिखा हुआ है इन सारी चीजों को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या कर रहा है, जो भी चीजें हमने लिखी हुई इन सारी चीजों को मशीन की भाषा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो भी हमने लिखा है 5+3 जो इनका जो भी अब इनका कोड बनता होगा, इन सब दोनों चीजों का, इन सब का वो क्या बनाने का, कोड बना देगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप लर्निंग, बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।